नमस्कार मित्रों। कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है साथियों। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री में भैंसों की नस्लों पर चर्चा कर रहे थे। भैंसों की नस्लें पढ़ रहे थे लास्ट क्लास। और भैंसों की नस्लों में यदि देखा जाए, कुछ नस्लें हम लोग पढ़ चुके हैं भैंसों की। उसी में आगे हम लोग देखते हैं भैंसों की नस्लें साथियों, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भैंस की नस्ल कौन सी आपके जाफराबादी। आज हम लोग भैंस की नस्ल कौन सी पढ़ने वाले हैं? जाफराबादी नस्ल पढ़ने वाले हैं साथियों। कि जो जाफराबादी नस्ल है भैंस की, कि जाफराबादी नस्ल से किस तरह के आप लोगों के लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जाफराबादी भैंस की नस्ल है, इस पर यदि हम लोग बात करें, जाफराबादी से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, इस जाफराबादी भैंस की नस्ल का उत्पत्ति स्थल, जाफराबादी भैंस की जो नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। मतलब जाफराबादी भैंस की नस्ल कहाँ पर उत्पत्ति स्थल है। तो जाफराबादी भैंस की नस्ल का यदि आप लोग उत्पत्ति उत्पत्ति स्थल, तो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो इसका उत्पत्ति स्थल है आपके गुजरात। उत्पत्ति स्थल कौन सा है? गुजरात है। तो जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा हो गया आपके? गुजरात। तो आपको ध्यान रखना है मेन रूप से गुजरात के गिर जंगलों में, गिर के गिर के जंगल हैं जो गुजरात में गिर के जंगल हैं, उनमें पाई जाती है मेन रूप से। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके इसी तरह से, कि जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, वो उसका उत्पत्ति स्थल है तो गुजरात की जो गिर के जंगल हैं, गिर जंगल हैं, उनमें इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी जाफराबादी का माना जाता है काठियावाड़ है, जाफराबाद है गुजरात में, काठियावाड़, जाफराबाद, काठियावाड़, जाफराबाद, जाफराबाद, इनको भी स्थलों को उत्पत्ति में काउंट किया जाता है। बाकी मेन उत्पत्ति स्थल कौन सा माना जाता है? गिर के जंगल माने जाते हैं, ध्यान रखना है। यदि सभी दे रखे हो तो मेन जो उत्पत्ति स्थल काउंट किया गया है, माना गया है, वो कौन सा माना गया है साथियों? गिर के जंगल माना गया है। गिर के जंगल मेन उत्पत्ति स्थल इसका माना गया है, गिर के जंगल, जाफराबादी भैंस की नस्ल का। तो जाफराबादी भैंस की नस्ल का उत्पत्ति स्थल गिर के जंगल हो गया। इसके अलावा काठियावाड़ और जाफराबाद को भी माना जाता है कि जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, इस जाफराबादी भैंस की नस्ल पर यदि और भी आप लोग देखोगे, तो जाफराबादी भैंस की नस्ल जो है, यदि इसका विस्तार देखा जाए कि विस्तार क्षेत्र, मतलब ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो विस्तार क्षेत्र यदि हमारे राजस्थान में विस्तार क्षेत्र देखा जाए जाफराबादी का, तो राजस्थान में ये कहाँ मिलेगी आपके? तो राजस्थान में जाफराबादी का जो विस्तार क्षेत्र है, वो जालौर वाला हिस्सा है। ये जालौर, सांचौर इस हिस्से में पाई जाती है। तो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में ये कहाँ पर है आपकी? जालौर है, सांचौर है। तो जालौर और सांचौर वाले हिस्सों में पाई जाती है। तो जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, मेन उत्पत्ति स्थल गुजरात के गिर जंगल है। इसके अलावा इसका विस्तार राजस्थान के जालौर है, सांचौर है। जालौर और सांचौर वाले हिस्सों में भी राजस्थान में कौन सी नस्ल का विस्तार है? जाफराबादी भैंस की नस्ल का क्या देखा जाता है? विस्तार देखा जाता है। लेकिन जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है, इसका उपनाम क्या है? तो देखो, ये जो भैंस की नस्ल है, ये कैसी दिखाई दे रही है वो देखें आप लोग। तो ये जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, ये इस तरह की दिखाई देती है। मतलब एक तरह से आप लोग कह सकते हो लंबी चौड़ी है, लंबी चौड़ी है। और ये इसलिए इसे मिनी एलिफेंट बफेलो कहा जाता है, क्योंकि लंबी चौड़ी है। तो इसलिए इसका उपनाम हो गया मिनी एलिफेंट बफेलो, मिनी एलिफेंट बफेलो, मिनी एलिफेंट, मिनी एलिफेंट
बफेलो कहा जाता है। तो इस नस्ल को क्या कहा जाता है? मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता है। किसको? जाफराबादी को। तो उत्पत्ति स्थल गुजरात के गिर जंगल हो गए मेन रूप से, राजस्थान में विस्तार जालौर, सांचौर और इन वाले हिस्सों में है। इसका जो उपनाम है वो मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता है। मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से इसको जाना जाता है साथियों, जाफराबादी भैंस की नस्ल को। इसके अलावा ये जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है आपके सामने है, जाफराबादी, ये जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है, जाफराबादी भैंस, ये जो जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है, इस जाफराबादी भैंस की नस्ल की हम लोग विशेषताओं पर जब बात करेंगे तो ये जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है का रंग कैसा होगा, मतलब ये भैंस किस रंग की दिखाई देगी। तो जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है, यदि आप लोगों से कहा जाए कि जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है इस भैंस का रंग कैसा होता है, तो किस तरह का जाफराबादी का रंग दिखाई दे रहा है, तो देखो आप लोगों को काला दिखाई दे रहा है जाफराबादी का रंग। तो रंग कैसा हो जाएगा? तो जाफराबादी जो भैंस की नस्ल है इसका रंग कैसा हो जाएगा आपके? तो रंग इसका कैसा होता है? काला। तो जाफराबादी भैंस की नस्ल का रंग हो गया काला। इसका शरीर भारी भरकम होता है। शरीर कैसा है? भारी भरकम है। शरीर भारी भरकम पाया जाता है। तो इसका जो शरीर है, शरीर भारी भरकम होता है। इस नस्ल का जो शरीर है वो कैसा है? भारी भरकम है। इसलिए मिनी एलिफेंट बोल दिया था आप लोगों ने। इसको जो मिनी एलिफेंट बोला था उसका रीजन यही था कि शरीर कैसा है? भारी भरकम शरीर है। लम्मा, लंबी चौड़ी है तो भारी भरकम शरीर है, तथा लम्मा, भारी भरकम शरीर, भारी भरकम है, लम्मा शरीर, भारी भरकम व लम्बा होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि शरीर कैसा होगा, तो इसका जो शरीर है वो शरीर कैसा होता है, तो इसका जो शरीर है वो भारी भरकम और कैसा होता है? लंबा होता है। तो शरीर भारी भरकम व लंबा होगा। और कौन सी चीजें जो आप लोगों के लेवल पर इससे पूछी जा सकती हैं? तो देखो और चीजों पर यदि हम लोग चर्चा करें कि इसका जो शरीर है वो कैसा होगा, तो इसका शरीर कैसा होता है? भारी भरकम। तो इसका शरीर भारी भरकम होगा और लंबा शरीर पाया जाएगा। अब उसके बाद में आप लोग देखोगे कि इसका जो माथा है, ये वाला हिस्सा है जो ललाट माथा, इसका माथा भारी होता है। माथा भारी होता है। इसका जो माथा है वो कैसा होगा? भारी होगा। तो यदि हम माथे की बात करें कि इसका माथा कैसा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भारी माथा होता है, लेकिन उभरा हुआ है। कैसा है? उठा हुआ है। तो माथा भारी होता है तथा उठा हुआ होता है, तथा उठा हुआ, तथा उठा हुआ होता है। माथा भारी होगा और कैसा होगा आपके? उठा हुआ माथा होगा। तो इसका माथा भारी होता है और उठा हुआ होता है। तो उठा हुआ माथा होगा, भारी माथा होगा आपके किसका? जाफराबादी का। तो जाफराबादी भारी भरकम और लंबे शरीर वाली है। माथा भारी होगा और एक तरह से उठा हुआ होगा। अब सींगों पर जब आप लोग बात करोगे कि इस जाफराबादी के सींग कैसे होंगे, तो इस जाफराबादी जो भैंस है इसके सींग कैसे हैं आपके? चौड़े हैं। चौड़े सींग है। ये जो सींग है वो कैसे हैं? चौड़े हैं, लेकिन नीचे की ओर झुके हुए हैं, गर्दन की ओर, गर्दन की ओर झुके हुए हैं। तो आप लोग कह सकते हो गर्दन की तरफ झुके हुए। तो सींग कैसे होते हैं? चौड़े और गर्दन की ओर झुके हुए। सींग चौड़े तथा गर्दन की ओर, गर्दन की ओर झुके हुए होते हैं। तो सींग चौड़े और गर्दन की ओर झुके हुए होते हैं। सींग चौड़े होते हैं और गर्दन की ओर कैसे होते हैं? झुके हुए। तो ये सींगों की स्थिति है। यदि आपसे पूछा जाए कि सींग कैसे पाए जाएंगे, तो इसके सींग कैसे होंगे आपके? तो सींग चौड़े होते हैं और गर्दन की ओर क्या होते हैं? झुके हुए पाए जाते हैं। किसके? जाफराबादी के। तो जाफराबादी के सींगों की इस तरह की विशेषता है। और सींग के आगे का भाग गोल और छल्लेदार, ये जो भाग है आगे का ये गोल और छल्लेदार होगा। सींग का आगे का भाग, सींग का आगे का भाग
आगे का भाग गोल गोल व छल्लेदार छल्लेदार होता है। तो सींग का आगे का भाग गोल होता है और कैसा होता है, छल्लेदार होता है। तो सींग का आगे का भाग कैसा होगा, तो सींग का आगे का भाग कैसा होगा, गोल होगा और छल्लेदार होगा। तो सींग का आगे का भाग गोल और छल्लेदार होता है। ये वाला भाग है कैसा होगा, गोल, और कैसा दिखाई देगा, छल्लेदार दिखाई देता है आपके। इसकी प्रथम ब्यात की जो उम्र है, प्रथम ब्यात की उम्र, यदि आप लोगों से जो जाफराबादी नस्ल है, यदि इस जाफराबादी नस्ल की प्रथम ब्यात की उम्र पूछ ली जाए कि जाफराबादी के पहले ब्यात की उम्र कितनी है, तो पहला ब्यात होगा लगभग 42 से 48 माह की उम्र में। पहला ब्यात लगभग 42 से 48 माह की उम्र में होगा। तो प्रथम ब्यात की उम्र 42 से 48 है। सींग आगे की ओर, आगे का जो भाग है सींग का, वो क्या होगा, गोल छल्लेदार होगा। इसके सींग चौड़े होंगे और गर्दन की ओर क्या होंगे, झुके हुए पाए जाते हैं। तो सींग चौड़े और गर्दन की ओर कैसे होते हैं, झुके हुए पाए जाते हैं। सिर भारी और ललाट उभरा हुआ, ये बता दिया आपको, सिर भारी होगा। इसका जो माथा है या ललाट है वो कैसा होता है, उभरा हुआ पाया जाता है। तो ये उभरा हुआ ललाट या माथा पाया जाता है आपके। इसके अलावा और इससे संबंधित कौन सी चीजें जो आप लोगों के लेवल पर काम आ सकती हैं, तो इसके अलावा यदि आप लोग देखोगे तो कम ब्यात काल में ही सर्वाधिक दूध के लिए जानी जाती है। तो कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, कम ब्यात काल में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, कम ब्यात काल में, कम ब्यात काल में, कम ब्यात काल में, कम ब्यात काल में अधिकतम दूध देने, कम ब्यात काल में अधिकतम दूध देने वाली नस्ल, अधिकतम दूध देने वाली नस्ल, कम ब्यात काल में अधिकतम दूध देने वाली नस्ल यदि आपसे पूछी जाए, कम ब्यात काल में अधिकतम दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, तो कम ब्यात काल में अधिकतम दूध देने वाली नस्ल यदि आपसे पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, जाफराबादी नस्ल है, जो कम ब्यात में ही ज्यादा दूध दे देती है। तो उसका आंसर क्या होगा, आपकी जाफराबादी भैंस की नस्ल है। तो इसका आंसर भी जाफराबादी होगा। वैसे इसको कृषि कार्यों में बड़ा इस्तेमाल लिया जाता है, जाफराबादी का कृषि कार्यों में इसका इस्तेमाल है। जाफराबादी का जो इस्तेमाल है वो कृषि कार्यों में है। यदि आपसे पूछा जाए कि जाफराबादी नस्ल का, तो कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में, कृषि कार्यों में उपयोग, कृषि कार्यों में उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है जाफराबादी का। तो जाफराबादी का उपयोग कृषि कार्यों में है। लेकिन हम लोग जब भार की बात करते हैं कि इसका भार कितना होगा, देखो भार पर जब हम लोग बात करें तो नर और मादा, तो नर होता है, एक कौन सी होती है आपकी, मादा। यदि नर और मादा पर हम लोग बात करें कि मादा का भार कितना होगा और नर का भार कितना होगा, तो नर और मादा पर जब हम लोग बात करते हैं कि नर का भार कितना होगा और मादा का कितना होगा, तो नर का लगभग होता है 500 से 600 केजी, लगभग कितना होगा, 500 से 600 किलोग्राम होगा। तो नर का जो भार होगा लगभग 500 से 600 किलोग्राम पाया जाता है। नर का जो भार होगा वो लगभग 500 से कितना होगा, 600 किलोग्राम होगा। तो नर का जो भार होगा वो 500 से 600 किलोग्राम पाया जाता है, नर का जो भार है वो। तो नर का भार 500 से 600 किलोग्राम पाया जाता है, किसका, नर का। लेकिन यदि आप लोग किसकी बात करो, मादा की, तो मादा का भार कितना होता है, तो मादा का जो भार है वो, मादा का भार कितना होगा आपके, तो मादा का जो भार है वो कितना होगा आपके, तो मादा का जो भार है वो कितना पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नर का 500 से 600 हो जाएगा और मादा का लगभग 500 से डाउन होगा, मतलब लगभग लगभग 450 से 500 केजी के करीब होगा। 450 से 500 केजी के करीब किसका होगा, आपके मादा का होगा। तो ये भार की स्थिति है।
यदि हम दुग्ध की बात करें, दूध की बात करें, दूध उत्पादन, यदि हम लोग किसकी बात करें, दूध उत्पादन को लेकर यदि बात की जाए कि जो उत्पादन है, तो दूध उत्पादन कितना होगा, तो यदि हम लोग दूध उत्पादन को लेकर बातें करें, दूध उत्पादन कितना होगा आपके, तो दूध उत्पादन पर हम लोग बात करते हैं कि दूध उत्पादन कितना होगा। तो देखो इसका प्रति ब्यात जो दूध उत्पादन है वो कितना है आपके, तो ये प्रति ब्यात लगभग 900 से 400 लीटर प्रति ब्यात के करीब है। 900 से 1100 लीटर प्रति ब्यात है इसका दूध उत्पादन है जो। और वसा की मात्रा है तो भैंसों में लगभग एवरेजिंग वसा पाया जाता है, लगभग एवरेजिंग ही रहती है 7-8-9, 7-8-9। तो 7 से 9% के करीब क्या पाया जाएगा, वसा पाया जाएगा। 7 से 9% के करीब क्या होगा, वसा होगा। तो ये आपके जाफराबादी नस्ल को लेकर था साथियों, जिसमें आप लोग देखोगे कि जो जाफराबादी नस्ल है, कि जाफराबादी भैंस की नस्ल का उत्पत्ति स्थल गुजरात है, गिर के जंगलों में पाई जाती है मेन रूप से, लेकिन काठियावाड़ और जाफराबाद गुजरात में उनमें भी स्थित है। विस्तार राजस्थान के जालौर सांचौर में इसको मिनी एलिफेंट कहा जा रहा है, या मिनी एलिफेंट बफेलो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शरीर का आकार एक तरह से कह सकते हो सबसे भारी भैंस है। यदि भैंस की नस्लों में देखा जाए तो सबसे भारी या सबसे लंबा और बड़ा और सबसे भारी भैंस की नस्ल, यदि आपसे कहा जाए कि सबसे भारी भैंस की नस्ल कौन सी है, तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, सबसे भारी जो भैंस की नस्ल है वो यही है, सबसे भारी भैंस की नस्ल है, सबसे भारी, सबसे बड़ी व भारी भैंस की नस्ल। तो सबसे बड़ी और सबसे भारी भैंस की, सबसे बड़ी और सबसे भारी भैंस की नस्ल है जो जाफराबादी है, जो सबसे भारी है और सबसे बड़ी भैंस की नस्ल है कौन सी, आपकी जाफराबादी है। अब अगली हम लोग बात करते हैं महसाना, महसाना भैंस की नस्ल। अगली महसाना है, महसाना भैंस की नस्ल। महसाना भैंस की नस्ल पर हम लोग बात करते हैं कि जो महसाना भैंस की नस्ल है, सेम उसी तरह से हम लोग देखते हैं उसी तर्ज पर कि जो महसाना भैंस की नस्ल है, इस भैंस की नस्ल का उत्पत्ति स्थल, तो इस भैंस की नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है, उत्पत्ति स्थल कौन सा है, भैंस की नस्ल का उत्पत्ति स्थल यदि देखा जाए, उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो इसका उत्पत्ति स्थल देखो आप लोग, उत्पत्ति स्थल कौन सा है आपके, तो इसका उत्पत्ति स्थल पर हम लोग बात करते हैं। तो महसाना भैंस की नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो देखो साथियों महसाना जो भैंस की नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल है, यदि आप लोग देखोगे तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है, तो महसाना का उत्पत्ति स्थल है आपके, महसाना का उत्पत्ति स्थल पर यदि आप लोग बात करोगे कि महसाना का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो देखो महसाना का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि महसाना जो नस्ल है का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो महसाना का उत्पत्ति स्थल देखें आप लोग, तो महसाना, ये महसाना का उत्पत्ति स्थल गुजराती है। तो यदि महसाना पर भी आप लोग बात करोगे कि महसाना का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, तो सीधा आंसर टिक होगा आपके गुजरात। महसाना का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, गुजरात है आपके, तो गुजरात है। तो महसाना का उत्पत्ति स्थल यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात महसाना का उत्पत्ति स्थल है। इसका मतलब जाफराबादी और महसाना दोनों का ही उत्पत्ति स्थल कौन सा माना गया है, गुजरात को ही माना गया है, दोनों का ही। तो दोनों का उत्पत्ति स्थल किसको माना जाता है, गुजरात को माना जाता है। तो दोनों का ही उत्पत्ति स्थल क्या है आपकी, गुजरात। गुजरात इन दोनों का ही उत्पत्ति स्थल है, गुजरात। अब वो गुजरात पर आप बात करोगे कि गुजरात इन दोनों का उत्पत्ति स्थल है, ये गुजरात में किन इलाकों में, तो महसाना, महसाना क्षेत्र में, इसलिए इसका नाम ही महसाना पड़ गया है। तो गुजरात के महसाना क्षेत्र में देखने को मिलती है। एक बनासकांडा, या ये जो क्षेत्र है आपके सावरकांडा बनासकांडा इनमें भी मिलती है। बनासकांडा है, सावरकांडा है, बनास कांडा, सावरकांडा, कांडा, तो इन क्षेत्रों में भी भैंस देखने को मिलती है। महसाना है, बनासकांडा है, सावरकांडा है, तो इन क्षेत्रों में, गुजरात के इन क्षेत्रों में भैंस देखने को मिलती है। लेकिन यदि आप लोगों से राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पूछ लिया जाए भैंस का राजस्थान में विस्तार कहां पर है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इस भैंस का विस्तार कहां पर है, तो राजस्थान में इस भैंस का जो विस्तार है वो जालौर वाले इलाके में ही है।
कौन से इलाके में? जालौर वाले हिस्से में ही इसका विस्तार है। तो राजस्थान में मेहसाणा भैंस का जो विस्तार है वो किस हिस्से में है? तो जालौर वाले हिस्से में ही मेहसाणा भैंस का क्या है? विस्तार है राजस्थान में। तो राजस्थान में मेहसाणा भैंस का विस्तार कहाँ है? जालौर वाले हिस्से में आपकी मेहसाणा भैंस का जो विस्तार है। कि जो मेहसाणा भैंस के बारे में यदि आप देखोगे, मेहसाणा मेहसाणा तो भैंस के बारे में यदि आप लोग देखोगे कि जो मेहसाणा जो भैंस है, यदि इसकी विशेषताओं पर बात की जाए तो ये जो मेहसाणा भैंस है इसका रंग कैसा आपको दिखाई दे रहा है? तो मेहसाणा भैंस है, इस मेहसाणा भैंस का रंग कैसा दिखाई दे रहा है? तो मेहसाणा भैंस का रंग कैसा है आपकी? तो रंग से काला, काले रंग की दिखाई दे रही है मेहसाणा। तो मेहसाणा का रंग कैसा हो गया? काला हो गया। इसके अलावा ये दो संकर संकरण द्वारा उत्पन्न है, दो संकर संकरण द्वारा विकसित नस्ल है, दो संकर संकरण द्वारा, दो संकर संकरण द्वारा, दो संकर संकरण द्वारा विकसित, दो संकर संकरण द्वारा विकसित नस्ल है, विकसित नस्ल है। तो ये नस्ल दो संकर संकरण द्वारा विकसित है। अब दो संकर जो संकरण है उसके द्वारा इस नस्ल को विकसित किया गया है, किसको? मेहसाणा भैंस की नस्ल को। जिसमें दो संकर कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना है आपको, दौर कौन कौन से हैं। तो एक ट्रिक ध्यान रख सकते हो इसके लिए, और वो ट्रिक क्या है आपकी? ट्रिक है आपकी जो आसानी से आपको ध्यान रख रह जाएगी, MMS। MMS, एम मतलब मेहसाणा, एम का मतलब मेहसाणा, और मेहसाणा, इस एम का मतलब है मुर्रा, और इस एस का मतलब है सूरती। कौन सा है? सूरती। तो ये जो मेहसाणा भैंस है ये किससे बन रही है? मुर्रा और सूरती, इन दोनों के संकरण से बन रही है। तो आप लोग कह सकते हो कि जो मेहसाणा है, इस मेहसाणा जो नस्ल है, ये जो मेहसाणा जो नस्ल है भैंस की, इस मेहसाणा नस्ल में दो भैंसों का संकरण है, दो भैंसों का संकरण है और उससे बनी हुई है। दो भैंसों का क्या है? संकरण है। इस मेहसाणा नस्ल में नर तो कौन सी नस्ल का है? मुर्रा का। नर तो कौन सी का है? मुर्रा का है। तो नर तो इसमें काम में लिया गया है मुर्रा का, और जो मादा काम में ली गई है वो किसकी ली गई है? सूरती की ली गई है। तो सूरती की तो मादा काम में ली गई है, सूरती की तो मादा काम में ली गई है, और नर कौन से का काम में लिया गया है? मुर्रा का। और दोनों के संकरण से मेहसाणा नस्ल विकसित की गई थी। दोनों के संकरण से कौन सी नस्ल हो गई आपके? मेहसाणा। अब इसके जो सींगों पर यदि आप लोग बात करोगे कि जो मेहसाणा नस्ल है, इस मेहसाणा नस्ल के सींग, तो मेहसाणा नस्ल के सींग कैसे हैं? तो इसके सींग कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। सींग चपटे होते हैं और अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। तो सींग कैसे हैं आपके? चपटे, तथा अंदर की ओर, तथा अंदर की ओर, अंदर की ओर मुड़े हुए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सींग कैसे होंगे, तो सींग इसके चपटे होते हैं और अंदर की ओर क्या होते हैं? मुड़े हुए होते हैं। तो सींग चपटे तथा अंदर की ओर मुड़े हुए पाए जाते हैं कौन सी भैंस के? मेहसाणा भैंस के सींग अंदर की ओर मुड़े हुए और चपटे पाए जाते हैं। गर्दन इसकी लंबी होती है इसलिए सुंदर होती है। इसकी जो गर्दन है वो गर्दन कैसी होती है? लंबी व सुंदर, लंबी व सुंदर। तो इसकी गर्दन कैसी होगी? लंबी व सुंदर गर्दन पाई जाती है। इसके अलावा और बात करें तो सींग चपटे अंदर की ओर मुड़े हुए होंगे, गर्दन कैसी होगी? लंबी और सुंदर गर्दन होती है आपके। आयन कैसा होता है? तो आयन इसका विकसित आयन पाया जाता है। कैसा आयन होता है? तो विकसित आयन युक्त भैंस है, विकसित आयन पाया जाता है इसका। इसके अलावा और आप लोग बात करोगे कि जो प्रथम ब्यात की उम्र कितनी है इसकी? प्रथम ब्यात की उम्र यदि आपसे कहा जाए प्रथम ब्यात की उम्र कितनी है, तो लगभग इसकी है 40 से लेकर के 48 माह। 40 से लेकर के 48 माह है पहले ब्यात की। तो पहले ब्यात की उम्र 40 से 48 है। एन विकसित है, गर्दन लंबी सुंदर है, सींग चपटे और अंदर की ओर कैसे हैं? उड़े हुए सींग पाए जाते हैं। सिर व ललाट थोड़ा सा भारी होता है,
सिर व ललाट क्या है, इसका भी भारी है। सिर व ललाट, सिर व ललाट भारी होता है। लेकिन ज्यादा भारी कौन सी का है, तो ज्यादा भारी कौन सी का है आपके, जाफराबादी का है। उसमें तो ज्यादा ही भारी है आपके, क्योंकि सबसे बड़ा आकार है। सभी भैंसों में ज्यादा जो दुग्ध काल है वो इसी का पाया जाता है। तो सभी भैंसों में, सभी भैंसों में, सभी भैंसों में सर्वाधिक जो दुग्ध काल है, सभी भैंसों में सर्वाधिक, सभी भैंसों में सर्वाधिक जो दुग्ध काल है, यदि आपसे कहा जाए सभी भैंसों में सर्वाधिक दुग्ध काल या दूध की अवधि, तो सर्वाधिक समय तक दूध देने वाली भैंस कौन सी है सभी भैंसों की नस्लों में देखा जाए, तो ये आपके सामने है मैसाना, जो लगभग 325 दिन, लगभग कितना, 325 दिन तक दूध देती है। लगभग 300, आम भैंस लगभग 300 के करीब, 325 दिन के करीब दूध देती है। कौन सी, ये जो मैसाना है वो। तो सभी भैंसों में सर्वाधिक दुग्ध काल या दूध की जो अवधि पाई जाती है, दूध काल पाया जाता है, वो मैसाना का पाया जाता है। इसकी आंखें उभरी हुई होती हैं, आंखें उभरी हुई, आंखें उभरी हुई। तो आंखें कैसी पाई जाती हैं इसकी, उभरी हुई आंखें पाई जाती हैं इस मैसाना की। अब उसके बाद में बात आती है कि जो मैसाना भैंस है, इस मैसाना भैंस के यदि हम भार पर बात करें तो लगभग भार कितना है, तो मैसाना भैंस के यदि हम लोग भार पर बात करें तो इसमें जो नर और मादा है, नर और मादा का अलग अलग भार पाया जाएगा। तो नर और मादा में कितना कितना भार होता है आपके, तो नर और मादा में यदि हम लोग भार की बात करें कि भार कितना पाया जाएगा नर और मादा का, तो नर और मादा का जो भार है, यदि हम लोग भार की बात करें कि नर और मादा में भार कितना पाया जाएगा, जो मैसाना भैंस है इसमें भार की हम लोग बात करें तो लगभग 500 से 550, तो किस में पाया जाता है आपके, नर का पाया जाता है। और मादा का लगभग हम बात करेंगे तो 400 से 450 करीब किसका पाया जाता है, मादा का। दूध देखते हैं हम लोग कि दूध कितना देती है, तो दूध कितना देती है प्रति ब्यात, इसमें जो दूध की कैपेसिटी है वो कितनी है, तो इसमें लगभग 1200 से लेकर के 1700 लीटर दूध देती है प्रति ब्यात। प्रति ब्यात दूध कितना देती है, तो 1200 से लेकर के 1700 लीटर दूध देती है। और बसा की आप लोग बात करोगे कि लगभग बसा कितना होता है इसके अंदर, तो यदि हम लोग बसा की बात करें कि इस भैंस में बसा लगभग कितना पाया जाता है, तो लगभग 7 से 8% क्या होता है इस भैंस की नस्ल में कि दूध में बसा होता है। तो ये आपकी दो नस्ल थी साथियों, जो जाफराबादी और मैसाना, इसके साथ में ही आपकी भैंसों की नस्ल कंप्लीट हुई है आपके। इससे पहले भी भैंसों की नस्लों के वीडियो डले हुए हैं, जिन्होंने वो नहीं देखे हैं वो पहले उसको भी देखें। आपकी कंप्लीट ही भैंसों की नस्लें साथियों। आगे हम लोग अन्य नस्लों पर, अन्य भविष्य की नस्लों पर कल की क्लास में हम चर्चा करते हैं। जब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।